हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का टॉपिक्स जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे लिखा देख लिया होगा आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। यहाँ पे दो वर्ड है, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वर्ड इज स्टैटिक्स। अब ये जो वर्ड इलेक्ट्रो है ना, ये इलेक्ट्रो आया कहां से? ये वर्ड इलेक्ट्रो आया है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। सबसे जो बेसिक चार्ज जो हम बोलते हैं हमारे एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो तो नेगेटिव होता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम्ब। 10 की पावर -19 कोलम्ब। ये कोलम्ब क्या है? इसको हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोलम्ब। दिस इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को हम किसमें नापते हैं? कोलम्ब में। तो क्या इसकी कोई CGS यूनिट भी है? बिल्कुल है जी। CGS यूनिट क्या होगी? स्टैट कोलम्ब। स्टैट कोलम्ब। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमने बात करी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम्ब। ये वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है साहब? नेगेटिव। तो यहां पे ये जो वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो वर्ड है ये इलेक्ट्रॉन से आया है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, तो यहां पे हम इलेक्ट्रो से बोलना चाहते हैं चार्ज। यहां से हम इलेक्ट्रो से चार्ज को डोनेट करना चाहते हैं, डोनेट बोल गया मैं, डिनोट करना चाहते हैं स्टैटिक्स। अब ये स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स क्या थी? ये थी साहब ब्रांच। किसकी ब्रांच? फिजिक्स की ब्रांच। तो फिजिक्स की ब्रांच है तो कुछ तो कहती होगी ये क्या बताती है? ये बताती है जब ऑब्जेक्ट कब होते हैं? रेस्ट पे होते हैं। मान लो कोई भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। कोई गाड़ी है, वो रुकी हुई है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? तो उसके वेट के बारे में, उसके मास के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा स्टैटिक्स के अंदर आएगा। तो यहां पे दो वर्ड थे, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से तो मतलब था चार्ज, स्टैटिक्स क्या है? एट रेस्ट। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के बात करें तो यहां पे एक वर्ड जो निकल के आया, दैट इज चार्ज एट रेस्ट। क्या वर्ड निकल के आया? चार्ज एट रेस्ट। तो अब ये चार्ज एट रेस्ट, हम तो बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां से वर्ड निकल के आया चार्ज ऑफ रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? दिस इज ऑल्सो a branch of physics which deals with study of charges at rest. What is electrostatics? It is that branch of physics which deals with the study of charges at rest. कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जब चार्ज रेस्ट पे होता है। अच्छा जी, रेस्ट पे होता है तो क्या चार्ज ऐसा भी हो सकता है रेस्ट पे ना हो? बिल्कुल हो सकता है। अभी हम बात करते हैं चार्ज के साथ क्या क्या हो सकता है। अच्छा, बॉडी चार्ज कब होती है? हमें पता है हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई होती है। एटम से मिलकर बनी हुई होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो एटम के अंदर जो सेंटर होता है, सेंटर के अंदर ये हम मान लेते हैं एटम है, ये सेंटर है। इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे और इसमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन्स के सामने मैं प्लस का निशान लगा रहा हूं बिकॉज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया मैंने क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा? न्यूट्रल है। और इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ई पे नेगेटिव लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो कोई भी बॉडी हमारे इलेक्ट्रॉन एटम से मिलकर बनी होती है और एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, साइंस में आप पढ़ते आ रहे हो लगातार छोटी क्लासों से, कि मेटल्स क्या करते हैं? मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है? अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देते हैं। और नॉन मेटल क्या कर लेते हैं? वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। मतलब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और उससे इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जो एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अभी देखो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना माइनस, तो मान लो किसी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया, तो भाई उस पे तो इतना एक्स्ट्रा चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? पहले चार्ज 0 था क्योंकि जितना प्रोटॉन का था उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, और वो मान लो 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो उसके ऊपर इतना क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मान लो किसी ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उस पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन रह गए और प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, 10 हो गए, तो वहां पे उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, कोई भी बॉडी चार्ज होती है कब, जब वो इलेक्ट्रॉन को या तो लेती है या तो देती है। मींस आइदर अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन और अ बॉडी मस्ट लूज इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से बॉडी चार्ज होती है। अच्छा, ये कैसे होता है? बहुत सारे प्रोसेसेस है। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, लाइट है, लाइट गिरती है किसी भी मेटल के सरफेस पे तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो वहां से चार्ज जनरेट होता है। आपने सोलर सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो वो किससे होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है। वहां से लाइट गिरती है सोलर प्लेट के ऊपर और वहां से एकदम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और हम उस करंट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, उसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम बात कर रहे थे क्या चार्ज केवल रेस्ट पे ही रह सकता है? नहीं जी, क्या क्या कर सकता है। देखो, सबसे पहली बात, चार्ज रेस्ट पे ही है। जब चार्ज रेस्ट पे है ना तो हम उसको चार्ज ही बोलेंगे, तब हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, तब वो चार्ज ही है, तब वो क्या है जी, चार्ज है। अच्छा, चार्ज है तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, सबको पता है। एक जैसे चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। चार्ज, ये प्रॉपर्टी चार्ज की शो करेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेंगे, रिपेल। नेगेटिव चार्ज ये भी क्या करेंगे, रिपेल। पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसी चार्ज की क्या और भी प्रॉपर्टी होती है, काफी सारी होती है जी। जैसे मैं आपको कुछ एक आध बता रहा हूं, जैसे ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका आगे आएगा इस पार्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी, इसको अपन एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं। ठीक है, एक चार्ज है, वो चार्ज ना दूसरे चार्ज को अपनी ओर या तो खींचेगा या दूर फेंकेगा। मींस आइदर इट विल अट्रैक्ट और इट विल रिपेल। अट्रैक्ट किसको करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव होगी तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो एक चार्ज मैं मान लेता हूं, एक चार्ज दिल्ली में है और एक चार्ज गुड़गांव में है, तो क्या वो अट्रैक्ट करेंगे? अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नहीं करेंगे भाई। एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव, क्या रिपेल करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये चार्ज है, हम सपोज कर लेते हैं चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये यहां पे किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है, लेकिन यहां पे नहीं कर पा रहा। तो ये मैक्सिमम मान लो यहां तक अट्रैक्ट कर पाया, तो इसको रेडियस मान के हम एक क्या बना देंगे, एक स्फीयर बना देंगे, हम एक स्फीयर मान लेंगे। तो ये आ गया, ये इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये क्या है जी, इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से हम बोल सकते हैं कि इस एरिया में, इसके चारों तरफ ये जो स्पेस है ना, यहां पे इसका इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस से मतलब अगर कोई दूसरा अनलाइक चार्ज आया तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है, और जो मान लो सिमिलर चार्ज आया तो उसको रिपेल करेगा। तो ये जो इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है जी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं जनरली अपनी क्लास में बच्चों को एग्जांपल देता हूं, एक टीचर है मान लो, ठीक है, एक टीचर है, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। बाई चांस बच्चा काम नहीं कर रहा तो उसको बोल सकता है ना कि भाई आप काम करो, उसको समझा सकता है, उसको थोड़ा डांट भी सकता है। लेकिन क्या एक टीचर रोड पे चलते हुए बच्चे को डांट सकता है? नहीं। क्यों? वो सुनेगा उसकी? नहीं सुनेगा। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बच्चा है, जिस क्लास के अंदर वो पढ़ा रहा है, वो बच्चा उसका सुनता है ना। क्यों सुनता है? क्योंकि टीचर का वो एरिया है, वो इन्फ्लुएंस है उस एरिया में, वो टीचर के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन मैं जस्ट इसको रिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूं। अगर एक टीचर चार्ज होता और एक स्कूल क्या होता, हमारा फील्ड होता, तो स्कूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते थे कि उसके अंदर उस टीचर का इन्फ्लुएंस है। और अगर हम बोले कि उससे बाहर, स्कूल से बाहर क्या हो, किसी दूसरे को बच्चे को डांट पाता या बच्चे को कोई चीज समझा पाता? नहीं। ठीक है, क्योंकि वो उसके आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस around charge. It is a space around the charge in which influence of charge can be experienced. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी? चार्ज के चारों तरफ वो जगह जहां पे हम क्या कर सकते हैं, चार्ज का इन्फ्लुएंस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी हमने बोला था जी चार्ज रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो चार्ज खुद से चार्ज ही है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये तो बात आई रेस्ट की, लेकिन चार्ज रेस्ट पे ही नहीं है, रेस्ट पे नहीं है तो क्या करेगा साहब, रेस्ट पे नहीं है तो चार्ज मोशन में होगा। क्या मोशन, जनरली अगर हम बात करें क्या मोशन एक ही टाइप का है? नहीं जी, दो टाइप के होते हैं भी जनरल उसमें। एक होता है जी यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है जी नॉन यूनिफॉर्म, जिसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जब तक चार्ज रुका हुआ था, रेस्ट पे था, तब तक वो चार्ज है, चार्ज की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सिमिलर चार्ज को क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है, अनलाइक चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और बाकी जो चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है सारी की सारी और प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और भी प्रॉपर्टी जो कि आप बाद में पढ़ोगे आगे इस यूनिट में आगे जाने के बाद में। अगर वो चार्ज मोशन में आ रहा था, मोशन भी दो टाइप से आ सकता है जी, एक यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है, स्पीड सेम रहती है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म के अंदर क्या रहता है मोशन में, स्पीड क्या रहती है सेम, एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, कोई भी आप बस के अंदर बैठे हो, बस सेम स्पीड से चले जा रही है, बिल्कुल सेम स्पीड है, अगर उसकी 30 स्पीड है तो 30 ही है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर चार्ज भी एक सेम ही स्पीड से चल रहा है ना, तो अब अपन चार्ज की बात नहीं करेंगे, अब यहां पे नई चीज बन जाएगी, वो हो जाएगी जी करंट। क्या हो जाएगा, करंट, करंट, ठीक है। अब हम करंट के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे हमने बात करी कि वहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसे ही करंट का क्या, जब कोई भी चीज में से करंट पास होता है तो वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। करंट का हीटिंग इफेक्ट भी होता है, आपने 10th में पढ़ा है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है करंट का, और भी चीजें, ठीक है। और अगर बाई चांस ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेटेड को आप ऐसा समझ सकते हो कि बस 80 की स्पीड से जा रही थी, अचानक से बस वाले ने क्या करे, ब्रेक मारे, तो एकदम से हम आगे की तरफ जाके नहीं लगेंगे, ठीक है। या बस रुकी हुई थी, एकदम से स्टार्ट होती तो एकदम से हम बैक की तरफ जाते हैं, तो वो भी क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या वो करंट रहेगा या चार्ज रहेगा, क्या होगा, नहीं जी, अगर चार्ज को एक्सेलरेट किया जा रहा है, लगातार एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो वो नई चीज प्रोड्यूस करेगा जिसको बोलते हैं ईएम वेव्स। ईएम वेव्स मींस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। साहब ये क्या वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी आपकी यूनिट है। देखो हमने बात करी ना, जैसे हम चार्ज क्या क्या कर सकता है, चार्ज रेस्ट पे रह सकता है, ये आपको 12th में पढ़ना है यूनिट 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर अगर चार्ज मोशन में आ गया तो यूनिफॉर्म मोशन में आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में आएगा तो करंट बनाएगा, और ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा है जी यूनिट 2। फिर हमने कहा भाई करंट तो है, करंट की इफेक्ट तो हम पढ़ेंगे, लेकिन करंट जहां पे है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे 12th में ही। ये दिस वन इज आवर यूनिट नंबर 3, ये हमें यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है, ठीक है। और इसी से ही जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से हम दोबारा से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये होगा 4th में, ठीक है। तो ये हमारा 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट 4 रहेगी, और इसके बाद में हम जो बात करें, जो नॉन यूनिफॉर्म वाला, जो अभी हमने जो बात करी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चार्ज क्या करेगा, चार्ज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा, दिस वन इज आवर यूनिट नंबर 5, ये हमारा 5th यूनिट है। मतलब हमें पहली 5 यूनिट तो चार्ज के बारे में पढ़ना है, रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेंगे, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे। अब जब करंट के बारे में हम पढ़ चुके होंगे, ठीक है, जैसे ओम्स लॉ वगैरह जो आपने पढ़ा था आपका 10th में, सेम वही है, और आगे और भी कंसेप्ट है। जैसे ही वो खत्म होगा तो फिर हम उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा था, और आपके यहाँ पे 3rd यूनिट आ जाएगी। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करेंगे तो वहां से दोबारा से हम करंट डेवलप कर लेते हैं, तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 हो जाएगी। उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो उससे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी हमारा क्या है, मतलब पहली 5 यूनिट अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो चार्ज से रिलेटेड है। अगर आप पहली यूनिट को ढंग से समझ गए तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको बेटर आएगी। तो ये हमने बात करी, अभी हम बात कर रहे थे चार्ज की। तो चार्ज हमारा क्या क्या कर सकता है हमने बात करी, जब वो रेस्ट में है
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। हमने पढ़ा था अभी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रुका हुआ है। अब साहब चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या थी, हमने बात भी करी थी। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम बातें कर चुके हैं। एक चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। साहब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा जो है ये क्या बोलता है? ये बोलता है चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई नेगेटिव। मैंने यहां पे ई नेगेटिव लिखा है, ठीक है। क्या बोलता है? चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई नेगेटिव। व्हाट इज दिस ई नेगेटिव? हमने बोला था ना कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जो सबसे बेसिक जो चार्ज है हमें जो मिलता है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसको मैं ई नेगेटिव से डिनोट करता हूं। उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये इसका मैग्नीट्यूड है। जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, प्रोटॉन के लिए सेम वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ये बोलता है भाई कोई भी हमारा जो बॉडी है ना, वो हमेशा कैसे बनेगा, उसमें चार्ज कैसे आएगा? या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा। कोई भी बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है, 2 को कर सकती है, 7 को कर सकती है, 19 को कर सकती है, 351 को कर सकती है, 1 करोड़ को कर सकती है, ठीक है। कोई भी बॉडी 1.2 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकती, 1.5 इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकती, 3.5 इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकती, -1 इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकती, 0.2 इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकती। कहने का मतलब जो हमारी बॉडी जो चार्ज गेन करेगी, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, तो वो E के मल्टीपल में आएगी, मींस NE, Q इज इक्वल टू NE। हेयर ये जो N है हमारा, N इज इंटीजर, N इज इंटीजर, N होल नंबर नहीं है, N इंटीजर है। भाई साहब होल नंबर बोल देते हम, इंटीजर क्यों बोला आपने? इंटीजर इसलिए बोला ना, तो सारी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन ही थोड़ी करती है। अगर कोई भी बॉडी में या सारी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज ही थोड़ी करती है। बॉडी के ऊपर पॉजिटिव भी चार्ज आ सकता है, बॉडी के ऊपर नेगेटिव भी चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए Q इज इक्वल टू NE, दिस इज फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां पे N क्या है? N इज इंटीजर। मतलब एक मान लो हमने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है कि उसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज किया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये हमने एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। मान लो एक बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -1 कूलम होगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए कि 1 कूलम चार्ज आएगा। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज? कितने इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे? 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज? अब Q हमें पता है -1 कूलम है। -1 किस लिए लिया हमने? माइनस यहां पे इसलिए लिया क्योंकि बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करी है, और कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो बॉडी हमेशा नेगेटिवली चार्ज होती है। और हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने क्या कहा था? Q इज इक्वल टू NE। E की भी वैल्यू पता है हमें, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Q इज इक्वल टू NE। इस फॉर्मूले के अंदर Q की वैल्यू -1 इज इक्वल टू N इंटू E। E कितना है? -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है दोनों साइड, यहां बचेगा N। इसको मैं क्या करूंगा? 1 के नीचे ले आऊंगा, मींस 1 अपॉन 1.6
इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू n। हमारे n की वैल्यू ये आई। इसके बाद में देखो, अभी 10 की पावर -19 नीचे ऊपर जाके प्लस की 19 हो जाएगी। 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। अब 10 की पावर 19 को लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर 18, 10 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 1.6। अब मैं यहां से ये हटा देता हूं, पॉइंट यहां पे 0 ले आता हूं, इसको काट दो आप। 4 4 जा 4 25 जा, 4 से 25 को डिवाइड करोगे 6.25 आएगा, इंटू 10 की पावर 18 अलग से था ही। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आई? हमारी n की वैल्यू आई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ने मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाया? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। अब कल को आपसे कोई पूछ ले कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन 5 कूलम चार्ज बना रहे हैं, देखो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आपका कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ने मिलकर 5 कूलम चार्ज बनाया, आपको ये वैल्यू याद है 5। आप 5 कूलम आपको गिवन है, 1 कूलम में कितने थे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। 5 5 जा 25, 2 5 2 10 12 31.25 इंटू 10 की पावर 18 या 3.125 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 5 कूलम चार्ज। आपको कोई बोले भाई 2 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12.5 या 1.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस टाइप से आपसे कितना भी इलेक्ट्रॉन पूछ ले कितना कूलम चार्ज, तो आप उससे निकाल सकते हो। अब देखो आपको इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये हम A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है और ये अनचार्ज है। हम मान लेते हैं ये दोनों के दोनों सेम साइज के हैं, A और B सेम साइज के सॉलिड स्फीयर्स है और सेम मटेरियल के बने हैं। अब हमने इन दोनों को टच किया फिर अलग कर दिया, तो इस पे +2 कूलम चार्ज है। जब दोनों को टच कर देंगे तो दोनों जुड़ के ये चार्ज इधर वाला इधर भी चला जाएगा, दोनों को जोड़ के कितना चार्ज तो उतना ही रहना है। 2 + 0, 2 + 0 कितना होता है? 2। दोनों को जोड़ के भी 2। जब हम दोनों को अलग करेंगे ना, जब जैसे ही हमने अलग किया, अब यहां पे सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या ये अनचार्ज रहेगा? नहीं, +1 कूलम, ये भी +1 कूलम। ठीक है, अब आपसे बोले कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इस पे पहले कितना था? 2 था, इस पे 0 था। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज था कितना कूलम कम हुआ? 2 - 1 = 1। इसमें क्या हुआ? 2 - 1 = +1। यहां पे क्या था? 0 + 1 = +1, लास्ट में +1 था। ठीक है, तो मतलब इसमें से 1 कूलम गया, और 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गए नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये याद रखना। कैसे? तो सर आप तो क्या कह रहे हो? देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो किसी बॉडी पे 5 चार्ज है प्लस का, 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से 5 ही चार्ज है, इस पे 3 ई लाना है। इस पे क्या लाना है? 3 ई लाना है। ठीक है यार, इसको मैं नेगेटिव वाले से समझाता हूं आपको पहले। ठीक है, इस पे मान लो माइनस का 5 ई है, इस पे माइनस का 3 ई लाना है। अगर मैं माइनस का 2 ई कर दूंगा ना, तो ये माइनस का 7 ई हो जाएगा। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ा? 5 माइनस का 5 ई में प्लस का 2 ई देना पड़ा। मतलब प्लस का 2 ई दिया, मतलब 2 प्रोटॉन दिए मैंने। ठीक है ना, 2 प्रोटॉन मेरे को देने पड़े। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे देता ना इसको, तो 7 ई हो जाता। मींस प्रोटॉन देने का मतलब आप ये मान सकते हो, किसी को मैं प्लस फालतू दे रहा हूं, मतलब माइनस निकालना। देखो मान लो किसी के पास एक एटम है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अगर मैं इसको 1 प्रोटॉन दे दूं तो 11 प्रोटॉन हो गए और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। इस बॉडी पे +1 ई चार्ज हो गया।
ठीक है, इस बॉडी पे चार्ज कितना हो, +1e। एक और तरीका हो सकता है, अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे, ठीक है, मैं क्या करूं, इसको एक ई और एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन। अब की बार तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 1e चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको 2 प्रोटॉन दे दूं तो अभी भी क्या रहेगा, ये +1 रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, किसी भी बॉडी को अगर मैं प्रोटॉन दे रहा हूं, मान लो जैसे मैंने यहां को प्रोटॉन दिया, ठीक है, इधर मैंने एक प्रोटॉन दिया, ऐसा किया, या मैं इससे एक चीज और करता, 10e, मैं इसी वाले में बता देता हूं, 10 प्रोटॉन में से मैं एक प्रोटॉन अगर घटा देता तो यहां पे क्या हो जाता, यहां पे 9 प्रोटॉन बचते, 10 इलेक्ट्रॉन है, -1e। ध्यान देना, पिछले केस से रिलेट कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना जरूरी है। जैसे ये 10 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज है, एक प्रोटॉन निकाल दिया तो ये 9 प्रोटॉन रह गए, माइनस का 1e रह गया। अब यहां पे देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, हमने क्या कहा था, यहां पे अपना 10 ही प्रोटॉन थे, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने, अभी भी 10 ही हैं, तो देखो जी अभी भी -1e है, तो -1e ऐसे भी, मतलब एक जगह तो आपने प्रोटॉन निकाल दिया और एक जगह आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन देना और प्रोटॉन निकालना एक ही चीज है, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पीछे वाले केस में आऊं, यहां पे हमारा पहले चार्ज था 2, 2 में से 1 घटाया तब जाके +1 आया, 2 में से 1 घटाया तब जाके +1 आया, मतलब इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तभी इसका चार्ज कम होगा। इसका चार्ज कम हुआ है ना भाई, ये देखो 2 से 1 हुआ, चार्ज कम होना। चार्ज, कोई भी बॉडी का चार्ज कब होता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसका चार्ज माइनस में आ जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जिस बॉडी से मान लो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब आप इस कंसेप्ट को ऐसे समझो कि जिसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे उसका चार्ज घटेगा और जिससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसका चार्ज बढ़ेगा। मैं आपको एक और समझाता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में हल्का सा कंसेप्ट में टाइम लगता है। ये बॉडी है, इस पर 4 कूलम चार्ज है, ये बॉडी है, इस पर 6 कूलम चार्ज है, सेम बॉडी है, सेम मटेरियल की, दोनों को जोड़ देते हैं हम, दोनों को हमने जोड़ दिया, 10 कूलम हो गया। अलग अलग कर दो, अलग अलग, ये 5 कूलम और ये भी 5 कूलम, ये ए थी, ये बी, ये ए, ये बी। देखो बॉडी ए पे 4 से कितना हो गया, 5, मतलब 4 + 1 5, ऐसा हुआ है। इसमें 1 कूलम चार्ज दिया है, मतलब प्लस डाला है, प्लस डाला। कोई भी चीज प्लस कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मतलब ए से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। अब जो बी था ना, इसका 6 से लेके 5 हो गया चार्ज, इसका चार्ज घटा है। किसी भी बॉडी का चार्ज कब घटता है, प्लस से कम। प्लस कब होता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उसका चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब यहां से 1 कूलम इलेक्ट्रॉन निकाले और यहां डाल दिए, और 1 कूलम में हमने कितना कहा था, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कहा था। मतलब अगर मैं पीछे जो मैंने आपको पढ़ा है स्पेसिफिकली, अगर मैं जब आपसे बात करूंगा तो मैं बोलूंगा ए से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालकर अगर बी में डाल देंगे अपन, तो ये 4 से 5 हो जाएगा और ये 6 से 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमने क्या किया, चार्ज को हमने निकाल के डाला। ऐसा नहीं कि चार्ज, ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, हमने बॉडी को टच कर दिया, वो चार्ज डायरेक्टली क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। और क्या हर चीज में ऐसा चार्ज ट्रांसफर होता है, जरूरी नहीं है जी, ठीक है। कुछ ही बॉडी होती है जो एक से दूसरी बॉडी में चार्ज जा सकता है, उनको क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टर। और कुछ बॉडी ऐसी होती है जिसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाता, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लें हम, लोहा ले लें, आयरन, ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हमारा जो कि बेस्ट कंडक्टर है। तो जनरली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, और जिनकी कंडक्टिविटी कम है मेटल्स के अंदर, हम बोले कि अगर हम बात करें लेड, ठीक है, या हमारा मरकरी,
ये कम है, कंडक्टिविटी इनकी कम है। नॉन मेटल सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमने पढ़ा क्या, चार्जेस के बारे में पढ़ा आज हमने। आज हम इतना करेंगे, ठीक है। आप ये घर पे रिवाइज करना, आगे करेंगे नेक्स्ट टाइम।